नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़कर आप यूपी लेखपाल परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारा नया पेड ग्रुप जल्दी शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे गिवन नंबर्स हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर करेंगे हम लोग ग्राम समाज विकास का। फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। कृषक और जनजाति में अंतर बताया जा चुका था। हैमलेट और गांव कैसे अलग होता है सोशियोलॉजिकल टर्म्स में बता दिया था आपको। हैमलेट और विलेज को और स्पष्ट कर देते हैं आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स में, और इसमें एक सवाल भी पूछा जा चुका है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले का आया हुआ है, एक हैमलेट और गांव के बीच मुख्य अंतर का आधार क्या होता है। तो मुख्य अंतर का आधार होता है आबादी। कुछ लोग यहाँ पर घरों का समूह लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हैमलेट होता है घरों का समूह, विलेज और हैमलेट में अंतर का आधार नहीं होता है घरों का समूह। ठीक है, बस्तियों का समूह एक हैमलेट होता है, जो कि एक गांव का पार्ट होता है। जाहिर सी बात है कि बस्तियों की आबादी एक पूरे गांव से कम होगी, तो यहाँ पर अंतर का आधार आबादी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बी नहीं। अब हम ग्रामीण और शहरी समाज के बीच अंतर और संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे संबंध के बारे में। संबंध कैसे? संबंध ऐसे है कि कोई ना कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो कालांतर में नगरीकृत क्षेत्र बनेगा। ये ऐसी ही प्रक्रिया है विकास की। जनरली या फिर कह सकते हैं कि रेयरली ही कोई शहरी से क्षेत्र जो है या शहरी समाज ग्रामीण में परिवर्तित होना चाहेगा। हर ग्रामीण समाज शहरी समाज की ओर उन्मुख होना चाहता है, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, तो शहरीकरण होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र के भाग बनते हैं, सामाजिक तौर पर भी, भौगोलिक तौर पर भी, और कह सकते हैं सरकारी तौर पर भी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, न ही कोई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है कि शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित करे। हाँ, कोई ऐसा फीचर है ग्रामीण क्षेत्रों का जो अपनाया जा सकता है, कोई ऐसा मॉडल है जो अपनाया जा सकता है, तो सरकार करेगी। लेकिन कभी भी जो है शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित नहीं किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए। अब सोशियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर क्या अंतर बताया है शहरी और ग्रामीण समाज में, उसको देखेंगे, और संबंध क्या बताया है इसको भी देख लेते हैं। ग्रामीण और शहरी समाज में निरंतरता आपको देखने को मिलती है। निरंतर रूप से एक ग्रामीण समाज शहरी समाज में परिवर्तित होता हुआ आपको देखने को मिलता रहता है। लगातार ग्रामीण समाज में बदलाव आते हैं, जो कि जनरली यही होते हैं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र जो है शहर की तरह बनना चाहता है, शहर की ओर, शहरीकरण की ओर उन्मुख हो रहा है, भौतिक तौर पर भी या सामाजिक तौर पर भी। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब कोई अर्बन सेंटर है आसपास, ठीक है, कोई शहरी क्षेत्र है वो डेवलप हो रहा है, उसके आसपास जो है कुछ गाँव है वो धीरे धीरे जो है परिवर्तित होने लगते हैं शहरी क्षेत्रों में। जबकि कोई ऐसे क्षेत्र जो शहर, मतलब कोई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहर से नहीं लगे हैं या फिर काफ़ी दूरी पर स्थित है, तो उनको नगर बनने में थोड़ा समय लग जाता है। ये प्रक्रिया इस तरीके से काम करती है। तो जो अर्बन सेंटर्स के भी साथ लगे हुए कस्बे, मतलब ग्राम होते हैं, धीरे धीरे कस्बों में और फिर धीरे धीरे छोटे शहरों में, फिर बड़े शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बड़े शहरों का भाग बन जाते हैं। फिर इसके बाद ग्राम से शहर में परिवर्तित होने वाले ऐसे क्षेत्रों को ये रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर यानी ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ कहा है। ठीक है, तो विकासवादी शहर कौन से हैं? जो कि गांव से शहर बनते हैं, यानी कि जिनकी मूल उत्पत्ति गांव से होती है और फिर बाद में शहर बन जाते हैं, वो होते हैं विकासवादी शहर या विकासवादी नगर। बाहरी आबादी का इन पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये मूल रूप से गाँव ही थे पहले, अब शहर बन गए हैं। जब किसी शहर में अलग अलग लोग आकर के बसते हैं, जैसे कि भारत में कॉलोनियल पीरियड में हुआ था ब्रिटिशर्स के समय, तो वहाँ कुछ हेट्रोजेनेटिक सिटीज़ बन जाती हैं। तो ये हेट्रोजेनेटिक सिटीज़ अलग होती हैं एक ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ से। ठीक, विजातीय शहर में क्या होगा? विजातीय लोग आ गए। ठीक है, जबकि ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ में क्या हुआ था कि जो मूल रूप से ग्राम ही थे वो एक ना एक दिन शहर में परिवर्तित हो गए। तो हेट्रोजेनेटिक सिटीज़ बाहर से आए हुए व्यक्तियों से बनता है और स्थानीय लोगों का नहीं होता, इसमें कल्चर बने देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों शहरों के सामाजिक प्रभाव एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे विकासवादी नगर में क्या होगा? गांव से आकर बसने वाले लोग और शहरी संस्कृति का कोई विशेष प्रभाव इसमें नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि वो तो गांव से ही आए हैं। मान लीजिए विकासवादी शहर में कोई गांव से व्यक्ति आ रहा है, तो कोई इतना बदलाव नहीं महसूस करेगा, सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप लगेगा, लेकिन भाषा, बोलियाँ, परंपराएं एक जैसी होंगी, क्योंकि वो नगर भी कभी एक गाँव रहा था। ठीक, जबकि विजातीय नगर में क्या होता है कि ग्रामीण प्रवासी अगर यहाँ पर आते हैं तो एकदम अलग माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि जो अलग अलग जगहों से लोग आए थे उन्होंने वहाँ का कल्चर उसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, औपनिवेशिक कॉलोनियल पीरियड में अगर जो टाउन्स बने थे वहाँ पर अगर कोई माइग्रेंट आ रहा है गांव से, तो बहुत अलग महसूस करता था, क्योंकि वहाँ पर तो इंडिया का कल्चर नहीं चल रहा है, वहाँ तो ब्रिटिश कल्चर चल रहा होता था। तो इस वजह से ये अलग होते हैं, हेट्रोजेनेटिक सिटीज़ और ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़। वैसे कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में ये दो जरूरी थे, तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित हैं, समझना जरूरी है। और दोनों आश्रित हैं, बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात आएगी, यानी आत्मनिर्भरता की बात आएगी, तो वहाँ पर शहरी क्षेत्र का पलड़ा भारी हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र का पलड़ा हल्का हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन इससे संबंधित करवाया जाएगा, तब आप समझ पाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो शहर और ग्राम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, अच्छा माहौल भी रहता है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम। अब ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की जो विशेषताएं समझ गए तो आप शहरी क्षेत्र की समझ जाएंगे, क्योंकि वो विशेषताएं शहरों में नहीं देखने को मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र कृषि प्रधान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषक रहते हैं। कृषक क्या होता है, ये पूरा हमने आपको विस्तार से बताया हुआ है। जनजातीय और कृषक में क्या अंतर होता है, पार्ट 1 में आपको बता दिया है। कृषक मूल रूप से अन्न उगाने का काम करते हैं और यही उनको एक विशिष्ट पहचान देता है, ठीक। जबकि शहरी समाज एक कृषक समाज नहीं होता है। शहरी समाज की का फीचर ही यही है कि उसे आप एक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो वैरायटी भी ज़्यादा है। जहाँ एक छोटे से गांव में कृषक आबादी पूरी अगर उसको गिन लिया जाए तो वो करीब 10,000 बैठती है। जबकि शहरों में क्या होता है कि उसमें अगर हम अलग अलग व्यवसाय को लोगों को गिनेंगे तो कोई 1 लाख आपको जो है इंजीनियर मिल जाएंगे, 1 लाख आपको कह सकते हैं कामगार मिल जाएंगे, 50,000 जो है वर्किंग प्रोफेशनल मिल जाएंगे, 50,000 सरकारी नौकरी करने वाले मिल जाएंगे। तो ग्राम प्रधान कह ही नहीं सकते शहर को, क्योंकि शहर में तो विविधता आपको देखने को मिलती है, विजातीयता देखने को मिलती है। तो उत्पादक चाहे खेतीहर किसान हो या फिर दूसरे किसान, ये शहरों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते रहे हैं, क्योंकि शहरी लोग तो खाद्य उगाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों से ही खरीदेंगे, ठीक है। आर्थिक ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं शहरी लोगों की, तो क्या करते हैं, उनका ध्यान चला जाता है आमोद प्रमोद की ओर, शिल्प कला की ओर, मनोरंजन की ओर, ठीक है। तो शहर में कोई भी नवीन घटना घटती है वो कहीं ना कहीं गांव तक पहुंचती है, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई नई फिल्म आती है शहर में तो उसकी चर्चा गांव में होने लगती थी, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, या फिर कोई काम करने गया गांव से शहर में तो वो सब खबरें लाता था। आजकल खैर जो है सोशल मीडिया में हर कोई मौजूद है, चाहे गाँव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो। अच्छा, ये जो आप ग्रामीण समाज पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण समाज पढ़ते समय एकदम आज के परिप्रेक्ष्य से कंपेयर नहीं करेंगे। जो भी अवधारणाएं यहाँ पर समाजशास्त्री या फिर कोई भी व्यक्ति बताएगा वो हमको पढ़ना होगा पुराने परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। कम से कम 1991 के पहली की परिप्रेक्ष्य आप सोच करके चलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं आया है, तो तब गांव कैसे होते थे। आजकल गांव काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, कई सारे अंडर डेवलप्ड भी हैं, अनप्रिविलेज्ड भी हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल अवधारणाएं आप पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में सोशोलॉजिस्ट की, तो आप थोड़ा सा पहले का मान करके चलिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर समझते हैं आर्थिक शब्दों में कहें तो ग्रामीण समाजों में भूमि उत्पादन की इकाई रोजी रोटी कमाने का मूल साधन होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के पास भूमि नहीं होती, किसी के पास तो अपना घर भी नहीं होता, किराए के घर में लोग रहते हैं। तो औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण प्राथमिक संसाधनों का आधार होता है, यानी कि औद्योगिक चीज़ें होती हैं शहरों में, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ ना होकर सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग, ये आपको पता होने चाहिए, ये आ सकता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि ज्योग्राफी भी आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको जरूर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इवन आप तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हो रही हैं शहरों में, तो कौन किस एक्टिविटीज़ में कौन कौन से उद्योग आते हैं आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर के उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर? शहरों में। तो यहाँ व्यावसायिक विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। अब गाँव में क्या होता है, गाँव में तो खेती हो रही है, ठीक है, सबके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, अगर नहीं है किसी के पास तो दूसरे से ले लेता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर उस पर अनाज उगाता है और अपना पेट भरता है, अनाज बेचता है शहर वाले को और अपने ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन शहर में तो लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, कुछ ऐसी विशेषज्ञता होनी चाहिए जो उनके लिए काम आ सके, द्वितीय क्षेत्र में उनको रोजगार दिला सके। वो कौन कौन सी विशेषज्ञता है, जैसे कि उच्च शिक्षा नहीं तो कोई दक्षता, ठीक है। तो इस तरीके से शहरों में आपको वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर वर्कर्स देखने को मिलते हैं, अर्धकुशल या फिर अकुशल या फिर कुशल कामगार या कारीगर देखने को मिलते हैं, जो अपनी विशेषज्ञताओं के अनुसार अपना रोजगार पाते हैं। आर्थिक अंतःक्रिया का राजनीति से गहरा संबंध बताया जा रहा है। क्या संबंध है भाई? हर एक ग्राम की अपनी परिषद होती है, भारत में पंचायत कहते हैं, पंचायती राज आ चुका है, ये सब चीज़ें भी अब हम लोग कंसीडर कर लें तो भी आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं गाँव में जो चीज़ें हो रही हैं वो शहर वाले लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे राजनीतिक तौर पर आप देख लें, चाहे प्रशासनिक तौर पर देख लें, शहरों को नहीं कंट्रोल किया जा रहा है गाँवों से, गाँवों को कंट्रोल किया जाता है शहरों के द्वारा, शहरों से हम लोग कह सकते हैं। ये बात आज के लिए भी लागू होती है और सोशोलॉजिस्ट ने भी ये बात मानी हुई है। तो गांव से कोई भी चीज़ शहर आती है तो उसकी बिक्री कैसे होगी, माल की कीमत क्या होगी, ये भी राजनीतिक सत्ता तय करती है, जिनका अस्तित्व पाया जाता है शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण समुदायों में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक गतिशीलता का चलन कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि हम आपस में ही सहयोग करके ग्रामीण समुदायों का एकीकरण करके आत्मनिर्भरता को अचीव कर लें, ऐसा होता देखा गया है। इवन कई सारी सरकारों ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया और इसकी कई सारी योजनाएं भी आई हैं, जिनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन हम ये अगर पहले की बात देखें 1970-80 की, तो हमेशा यही होता है कि शोषण होता रहा है शहरी लोगों के द्वारा। शहरी लोग जैसा चलाएंगे ग्रामीण लोगों को वैसा ही चलना पड़ेगा, ऐसा देखा गया है। तो आंतरिक गतिशीलता कुछ लोगों ने दिखाई, कुछ लोगों ने नहीं दिखाई, तो कहीं ना कहीं फिर वो जाकर के शहरी लोगों पर डिपेंड हो गए अपने रोजगार के लिए, अपनी कमाई के लिए। तो दमनकारी शक्तियों के हाथों शोषण होता रहा है, सोशोलॉजिस्ट ने ऐसा माना है। मार्शल सॉलिन ने कहा है कि ऐसे कृषक जो है अंडरडॉग्स यानी दुर्बल कहे जाते हैं, जो कि अपनी मौजूदा अवस्था में परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी जोश नहीं ला पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इकोनॉमिकल टर्म्स में बात कर ली, जोग्राफिकल टर्म्स बात कर ली। अब शहर और ग्राम कैसे अलग हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं कल्चरल टर्म्स में। कल्चरल टर्म्स में ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब अंतर तो है, मतलब ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गांव के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सजातीयता देखने को मिलती है। विजातीयता जो विशेषता है वो किसकी है? नगरीय क्षेत्रों की। सजातीयता, एक ही तरह के लोग ज़्यादातर रहते हैं। हो सकता है कि जो अलग अलग कारीगर हैं वो अलग अलग गांव में रहते हों, आसपास के गांव में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक गांव में आपको सारे कला शिल्पी, सारे प्रकार के कृषक, सारे प्रकार के जाति के व्यापारी एक ही गांव में मिल जाए, ऐसा देखना मुश्किल होता है। तो गांव का एक फीचर सजातीयता है। कोई ऐसा गांव हो सकता है जहां ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ही देखा जाता है कि एक ही जाति के लोग, एक ही तरह के लोग एक गाँव में निवास करते हैं। वहीं पर शहर में विजातीयता क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि शहर में गतिशीलता ज़्यादा है। अलग अलग गांव से लोग प्रवास करते हैं, तो कई जाति के लोग वहाँ पहुँचते हैं, कई जो है व्यवसाय करने वाले लोग पहुँचते हैं शहर में, कई प्रकार का हुनर रखने वाले लोग शहर में पहुँचते हैं। तो इस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, शहर में ज़्यादा होगी, गाँव में नहीं ज़्यादा होगी। तो ग्रामीण समाज में अगर सजातीयता देखने को मिलती है तो संगठनात्मक पहलू भी सरल होते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे किसी एक गांव में कितने जाति के लोग रहते हैं, किसका प्रभुत्व ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कमाता है, कौन कम कमाता है, और किस तरीके से सोपान क्रम में लोग वहाँ पर रहते हैं, किसका स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, किसका कम अच्छा है। ठीक, और गाँव में क्या भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया की भी एक सीमा होती है। मतलब आप आसानी से एक पैराग्राफ में समझा देंगे कि वहाँ पर कैसे व्यापार होता है। आर्थिक क्षेत्र एक सीमित होता है कि कुछ दुकानें होंगी, वो लोग सामान ला करके जो है बेचते हैं गाँव में, या फिर कुछ कारीगर होंगे, उनका नाम सभी लोग जानते हैं ज़ुबान पर, उनसे अपना काम करवाते हैं। कोई एक ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी, कोई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा बहुत डेवलप, कोई ऐसे पोर्टल्स और ऐप्स नहीं होंगे जो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि शहरों की तरीके आप उनको नहीं कंपेयर कर सकते। शहरों में बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, शहरों में इतने सारे मकान होते हैं कि आप जानते हैं कितने मकान हैं, लेकिन गाँव के व्यक्ति से पूछेंगे तो लगभग लगभग बता देगा कि हमारे गाँव में कितने मकान हैं। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ का दायरा सीमित होता है गांव में, चाहे वो आपका सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, और या फिर जो संगठनात्मक पहलू हो। शहर में कैसे क्या होता है आपको कभी कभी नहीं पता होता है। कोई व्यक्ति एक शहर में लगातार 10-20 साल रह रहा होता है, लेकिन कभी कभी उसको नहीं पता होता है कि जो है ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि दायरा बड़ा है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, उसे नहीं पता होता कि उसके घर से 4 मोहल्ला छोड़ के किसका प्रभुत्व है, किस जाति का। ऐसा नहीं काम करता है शहर, जबकि गाँव में ये सब चीज़ें बहुत सरल होती हैं और सरल भाषा में समझाई जा सकती हैं। तो कुछ लोगों ने ग्रामीण समाज को लघु पैमाने का समाज कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, लघु पैमाने का समाज किसको कहा है? ग्रामीण समाज को। ठीक, यहाँ के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने में या फिर गाइड करने में परंपरा की विशेष भूमिका होती है। परंपरा को बहुत माना जाता है और परंपरा ही वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जिससे ग्रामीण समाज चलता है। शहरी समाज कैसे चलता है वो आगे देखेंगे। ग्रामीण समाज में परंपरा का महत्व होता है। परंपरा कहाँ से शुरू होती है? अपने घर से। ठीक है, आपको अपने पिता की तरफ से जनरली मिलती है गाँव में परंपरा कि ऐसा आचरण करना है या फिर ऐसा नहीं करना है, और जनरली ऐसा देखा गया है कि वही चीज़ें फॉलो होती रही हैं। ठीक है, 1991 से पहले तक। तो मतलब आपके पिताजी अगर मानते हैं कि ये चीज़ अशुभ होती है, इस दिन घर में ये चीज़ नहीं लानी है, तो वही चीज़ लोग मानते रहते हैं। उसमें तर्क वितर्क नहीं करते हैं कि शनिवार को लोहा लाने से क्या हो जाएगा, ऐसा उसमें तर्क वितर्क नहीं होता है। पिताजी मानते थे तो बेटा भी मान रहा है, उसका भी बेटा भी मान रहा है। इस तरीके से परंपरा का विशेष महत्व होता है। और गतिशीलता सीमित होती है। ठीक है, क्षेत्रीय व्यावसायिक ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता सीमित होती है, यानी कि एकदम से कोई दुकानदार 10 दुकानें नहीं खरीदता है गाँव में, उसकी सोच भी सीमित होती है। ठीक है, अब जो भी शहरी विशेषताएं आप पढ़ेंगे समझना आसान है। आप उसको ग्रामीण समाज के संदर्भ में देखेंगे कि जैसे वहाँ पर छोटा आकार था तो यहाँ पर बड़ा भौगोलिक आकार है, अधिक घनी आबादी है, विजातीयता देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद शहरों में अधिक आबादी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर प्रवासन करने की वजह से तेज़ी से वहाँ पर वृद्धि हो रही है। गाँव में जो क्या होता है कि आबादी की वृद्धि दर निम्न होती है, लेकिन गाँव में जनसंख्या किस लिए बढ़ती जा रही है भारत में? क्योंकि वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है। ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा है। शहरों से ग्रामों की तरफ प्रवासन भी अपेक्षाकृत कम नजर आता है, जबकि ग्रामों से शहरों की तरफ प्रवासन बहुत अधिक होता है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। गुजर बसर की तलाश में जनजातीय समूह गांव में आकर बसने लगता है, लेकिन गांव में स्पष्ट परिवर्तन लाने के लिए जनसंख्या कम होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 जनजाति अगर आ भी गई गाँव में तो उसका एकदम से डेमोग्राफिक फीचर चेंज कर देंगी, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दूसरी ओर शहरों को सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गाँव क्या कहते हैं? परंपराओं का खजाना। वहीं शहरों को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
क्योंकि बहुत सारे कारणों से कई सारे जगहों से आने वाले लोग शहर में रहते हैं, वो अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, अपनी पुरानी वहाँ की परंपरा को फॉलो करते हैं। इस वजह से विविधता पाई जाती है और विविधता निरंतर बढ़ती जाती है। आय, आवास, शिक्षा आदि के संदर्भ में भारी विविधता पाई जाती है। बहुत गरीब लोग भी रहते हैं स्लम्स में, शहरों में, और बहुत अमीर व्यक्ति भी रहते हैं अपने मैंशंस में और अंटिला में। प्रौद्योगिकी का रूप यहाँ पर जटिल होता है। प्रौद्योगिकी की भी परिभाषा बताई जाएगी ग्रामीण समाज में जब हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। इसका बेसिक जो मतलब होता है और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी, इसकी भी बात करेंगे। अभी ये समझिए कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का स्वरूप जटिल होता है। टेक्नोलॉजी सिंपल टर्म्स में ये कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसकी पूरा जो सिस्टम है उसको प्रौद्योगिकी से आप जोड़ सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको पता चल जाता है, इतने किसान, इतने दुकानदार, इतने लोग, और इस तरीके से व्यापार हो रहा है। ठीक है। प्रौद्योगिकी का स्वरूप जटिल होता है शहर में, ऐसा हमको नहीं पता चलता रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, कौन जो है रिसोर्स का कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट है, रिसोर्स को मैनेज कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हो रहा है, इतना सबको सब कुछ नहीं पता होता है। शहर पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा होता है, उनके अपने स्ट्रक्चर होते हैं और अपने गवर्नेंस के लेवल होते हैं, तो अपना काम करते रहते हैं। आपको जितना जानना जरूरी होता है शहर के बारे में, आप उतना जानते रहते हैं। गांव की इकोनॉमी का पार्ट बनना जितना सरल होता है, शहर की इकोनॉमी का पार्ट बनना उतना कठिन होता है। ठीक है। आप जो शहरों में लोग रहते हैं, आपको पता होगा कि शहर में इकोनॉमी का पार्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले तो शिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेनी होती है। अब उतना भी काफ़ी नहीं है, आपको कई बार एक्सपर्टीज़ के लिए जो है इंटर्नशिप करनी पड़ती है, कई जगह पेड इंटर्नशिप तक करनी पड़ती है आपको किसी कंपनी में अपना पद पाने के लिए। ठीक है। तो प्रौद्योगिकी जटिल होती है और उसी तरह प्रयोग करने वाले संगठन एवं समाज भी जटिल रूप धारण कर लेते हैं शहरों में। शहरी समाजों में परिवर्तन तेजी से होता है। शहरी लोगों की अंतःक्रिया का क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है। जैसे वहाँ पर छोटा होता है ग्रामीण लोगों में, वैसे यहाँ पर बड़ा होता है। और दायरा बड़ा कैसे होता है, क्योंकि बड़े बड़े संगठन होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें कई सारे लोग होते हैं और आपस में व्यापार करते रहते हैं। इस वजह से शहर में जो अंतःक्रिया का दायरा है वो बड़ा हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हम कई बार ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जिनसे हमारा सामना कभी नहीं होगा। मतलब आप अगर अपनी दिनचर्या में किसी रिक्शे वाले से मिलते हैं, किसी जो है कैब वाले से मिलते हैं, आप जोमेटो से ऑर्डर मंगाते हैं, आपको बस नाम पता होता है कि ये व्यक्ति आने वाला है, हमारा पार्सल देके चला जाएगा। हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनसे अनौपचारिक संबंध नहीं स्थापित कर लेते हैं। जबकि गाँव में जो भी व्यापार होता है आप जानते हैं। गाँव में आप अपने राशन वाले दुकानदार को जानते हैं, आपके खेत में जो पानी लगाता है उसको जानते हैं, आपके खेत में जो पैसे लेकर के उसको जोता बोता है उसको जानते हैं, मतलब जोतता है बोता है उसको जानते हैं। तो गाँव में लगभग आप सभी को जानते हैं। गांव का हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को एटलीस्ट नाम से तो जानता है, उसके कुल को जानता है कि अच्छा ये इसका बेटा है। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि आप कई बार लोगों का नाम नहीं जानते और आपको अपना काम करा लेते हैं। ठीक। तो इसमें जो है कहा है एक सोशोलॉजिस्ट ने कि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक ढांचे को कायम करने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि गाँवों में जो है चीज़ें कैसे चलती हैं, तो परंपरा के आधार पर चलती हैं। परंपरा में जो है वही चलता रहता है, उसमें कोई जो है परिवर्तन जल्दी नहीं होता है। जबकि शहरों में जब इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है तो कई बार औपचारिक नियम बनाए जाते हैं। ठीक है। समयबद्धता, रिकॉर्ड, औपचारिक नियम स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है, तभी शहर में जो है संचालन हो पाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि लाल बत्ती पर रुकना है शहर में, तो समझ लीजिए कि पूरी रोड भरी रह जाएगी पूरे दिन भर में शहर में। ठीक है। तो यहाँ पर औपचारिक नियम बहुत ज़रूरी हैं, जो उनका पालन नहीं करता उनको दंड भी दिया जाता है। तो एक फीचर ये भी निकल करके आता है कि गाँव के लोग जिस प्रकार से परंपरा को मानते हैं, उस प्रकार से चीज़ों को संचालित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में हमको ज़रूरत होती है औपचारिक नियमों की। तो गांव के लोग एक दूसरे से रोजाना मिलते रहते हैं, एक दूसरे की जानकारी रखते हैं। तो ग्रामों में संबंध एक दूसरे के लोगों के प्रति कैसे होते हैं, अनौपचारिक, जबकि शहर में विशिष्ट और औपचारिक होते हैं। शहरी लोग व्यवसाय की दृष्टि से कई लोगों से मिलते हैं और उनके संबंध वैसे नहीं होते जैसे ग्रामीणों के आपस में होते हैं। तो गतिशीलता कहाँ पे ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में ऑब्वियसली। तो ग्रामों की सांस्कृतिक विशेषताओं को शहरों तक लाया जाता है, इन्हें परिष्कृत, क्रमबद्ध और संवर्धित किया जाता है और तत्पश्चात इनकी ग्रामों की ओर पुनर्वापसी कर दी जाती है। तो गाँव के लोग कहाँ गए, शहर में, वहाँ उनका रहन सहन बदला, वो अपने बदले हुए रहन सहन को लेकर के जब वापस गाँव गए तो वहाँ की प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई। तो इस तरीके से शहरों से नवीनता जो है गाँव में पहुँचती जाती है। अब लघु और वृहद परंपराओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हमने पहले ही बता दी हैं। ग्रामीण और शहरी समाज के बीच संबंध और निरंतर अंतःक्रिया के विश्लेषण के आधार पर हम लघु और वृहद परंपराओं की संकल्पना कर सकते हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की संकल्पना को प्रस्तावित किया है, जिसको एक आप गाँव के रूप में देख सकते हैं। तो गाँव है एक लघु समुदाय। कैसा होगा, छोटा आकार, पूर्णतया आत्मनिर्भर। ठीक है। कहीं भी आत्मनिर्भर नहीं यूज़ किया गया है भारतीय ग्रामों के लिए किसी भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट के द्वारा। लेकिन अगर आपको स्टेट करना हो कि भारत के ग्राम आत्मनिर्भर हैं कि नहीं, तो अधिकतर समाज शास्त्रियों ने तो यही माना है, सोशोलॉजिस्ट तो यही मानते हैं कि भारत के ग्राम आत्मनिर्भर इकाई नहीं है। लेकिन गांधी जी ने हमेशा से माना है और कई बार उनके ऑब्जर्वेशंस में देखा गया है कि उन्होंने माना है कि भारत के हर गाँव के पास अपना विशिष्ट संसाधन है और स्रोत है, और इस प्रकार भारत के गाँव जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और इसी दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए इनके डेवलपमेंट का। ठीक है। तो
हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये है तो पूरी तरीके से ग्रामीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन आया था यूपीपीएससी में, तो अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? अगर ये क्वेश्चन होता कि भारतीय ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं, तो भी हम इसको कर सकते थे। हम की भावना होती है, बिल्कुल आप जान चुके हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हम की भावना होती है। सांस्कृतिक विविधता क्या है यहाँ पर पाई जाती है? ऑब्वियसली नहीं। सांस्कृतिक विविधता का क्षेत्र कौन सा है? शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण थोड़ी ना है। उसके बाद क्षेत्र होता है तो टेरिटरी तो होती है, बिल्कुल ठीक है। और जो डेफिनेशन है जनगणना आयोग की तरफ से वो यही है कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित नाम होता है, और सेल्फ सफिशिएंसी गांधी जी के अनुसार होती है, तो इसका फीचर हम मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, कल्चरल डाइवर्सिटी। ये कहाँ का पार्ट है? नगरीय समुदाय का। तो लघु परंपरा क्या होती है? छोटा आकार, पूर्णतया आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में सजातीय, अपेक्षाकृत पृथक होकर के रहने वाली, परंपरा से चलने वाली और बिना कोई वृहत तार्किक चिंतन किए जो परंपरा चल रही है उसी को स्वीकार करने वाली और एकता के सूत्र में पिरोए रहने वाली परंपरा। तो ये है गांव की परंपरा या ग्राम की परंपरा। अब देख लेते हैं हम लोग नगर की परंपरा के बारे में, या फिर जिसको हम वृहत परंपरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लघु समुदाय या फिर ग्राम जिस प्रकार के समाज से लगातार संबंध में बना रहता है उसे हम नगर कहते हैं। रेडफील्ड ने और बहुत सारे अन्य इंटेलेक्चुअल्स ने शहर को सभ्यता के केंद्र के रूप में देखा है। एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज में शहर और सभ्यता दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो शहर का अर्थ बुद्धिजीवियों के समूह के आवास से भी है, लगाया जा सकता है कि शहर वो है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं। रेडफील्ड ने शहर को साक्षर समाज कहा है कि ये पढ़ा लिखा समाज होता है और विद्वान लोग ही वृहत परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका साक्षर होना जरूरी है। और साथ ही साथ लघु परंपरा के व्यक्तियों को निरक्षर भी माना गया है, ये भी याद रखिएगा। तो साक्षर परंपरा या फिर वृहत परंपरा साक्षर व्यक्तियों की परंपरा है और संख्या में कम है। मतलब कि साक्षर लोग वृहत परंपरा के जरूर हैं, लेकिन लघु परंपरा के लोगों की संख्या ज़्यादा है, मतलब निरक्षर लोग ज़्यादा हैं, साक्षर लोग कम है, ऐसा मान करके चला जा रहा है। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लिटरेसी रेट अब बढ़ गया है, लेकिन सोशोलॉजिस्ट ने जब ये थ्योरी दी थी तब उतना नहीं था, ठीक है। तो मानते हैं वृहत परंपरा यानी कि शहर में रहने वाले लोग वो होते हैं जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, रैशनल वाले होते हैं, और जो है इनको संचालित कहाँ से किया जाता है? जैसे हमने कहा कि लघु परंपरा को तो घर से संचालित किया जाता है, ठीक है, कि फादर ने कह दिया कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, परंपरा को फॉलो किया जाता है। जबकि अब शहरों में जो ये परंपराएं होती हैं, शहरों की जो वृहत परंपरा है जिसका दायरा बड़ा है, सार्वभौमिक है, ये कहाँ से संचालित होती हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहूदी प्रार्थना भवन, यहाँ से, ठीक है। तो वृहत परंपरा के समाज यानी कि शहर के घरों में जो चीज़ें फॉलो होंगी वो कहाँ से संचालित होंगी? अगर कोई हिंदू धर्म का है तो उसके मंदिर से, जो है इस्लाम से है तो उसके मस्जिद से, कोई ईसाई है तो गिरजाघर से, और विभिन्न विभिन्न जहाँ से भी जो लोग बिलोंग करते हैं वहाँ के जो मठ आदि होते हैं वहाँ से वृहत परंपराएं नियंत्रित की जाती हैं, संचालित की जाती हैं, ठीक है। और सार्वभौमिक होते हैं ये, मतलब कि अगर मतलब मंदिर में जो कस्टम्स होते हैं लगभग हर हिंदू मानता है शहर में, ऐसा मान करके चला जाता है। और कुलीन समाज वृहत परंपरा की देखरेख करते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो सोशोलॉजिस्ट ने माना कि दो तरह की परंपराएं, गांव के लिए छोटी परंपरा और शहर के लिए बड़ी या फिर वृहत परंपरा। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भारत में इतनी विविधता है कि केवल दो तरह से आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, अन्य क्लासिफिकेशंस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। मिल्टन सिंगर ने भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे।